बच्चों शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला वाला टॉपिक जो हमारा क्या है, टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, जहां पे हम लोग को देखना है कि दो ट्राइंगल आपको दिए रहेंगे और आपको अलग अलग टेस्ट परफॉर्म करके बताना है कि वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है कि नहीं है। तो सिमिलर होने के लिए आपके ब्लैक बोर्ड पे टोटल 4 टेस्ट दिए गए हैं। वो चारों के चारों टेस्ट आपको याद होने चाहिए, तो ही आप आगे जो हमारा 1.3 है 1.4 है उसको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों बहुत इजी है, आप लोगों ने 9th में भी थोड़ा बहुत इसका बेसिक देखा हुआ है कि अगर सिमिलर करना है तो क्या। एक्चुअली में ये कैसा मालूम है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल करके जो आपको कंसेप्ट था 9th में, उसके बेसिस पे ही है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में ज्यादा फर्क नहीं होता, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। वो फर्क हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए आपके ब्लैक बोर्ड पे टोटल 4 कंडीशन दिया गया है, वो चारों कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आपका दिया हुआ है ए टेस्ट। ए टेस्ट मतलब क्या, एंगल एंगल एंगल। तो ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं, आपको भी पता है बराबर। कोई भी ट्राइंगल होता है ना, उसके अंदर टोटल 6 कंपोनेंट होते हैं, 3 एंगल और 3 उसका साइड बराबर। कोई भी अगर ट्राइंगल है तो उसमें 6 कंपोनेंट होते हैं, एक 3 एंगल होता है और एक सेट 3 ऑफ साइड होता है बराबर। तो आपको इस 6 कंपोनेंट में से ना कोई तो भी 3 कम से कम चाहिए अगर आपको ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है या फिर सिमिलर करना है। तो आपको इस 6 कंपोनेंट में से कोई तो भी 3 कंपोनेंट चाहिए तो ही आप कर पाओगे। तो उसी के बेसिस पे आपको पहला दिया हुआ है एंगल 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 टेस्ट। मतलब आपका दोनों ट्राइंगल का ना हर एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होना चाहिए। तो मैं आपको बताता हूं कैसे होता है। जैसे कि मान लो आपका ट्राइंगल दिया हुआ है ABC और एक दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है PQR। तो ये टेस्ट कब अप्लाई होगा, जब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे तब। अब कैसे तीनों एंगल सेम होंगे, देखो यहाँ पे लिख के दिया हुआ है कि एंगल A जो है वो P के बराबर है, साइन से दिखाया गया ना। यहाँ पे 1 किया हुआ तो यहाँ पे भी 1 है, देखो यहाँ पे देखो 2 किया हुआ तो यहाँ पे भी 2 लाइन खींची हुई है। यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ की है तो यहाँ पे कितनी लाइन ड्रॉ की है, 3 लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि जो A है वो P के इक्वल है, जो B है वो Q के इक्वल है, जो C है वो R के इक्वल है। कहने का मतलब क्या, जो A है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, P, जो B है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, Q, और जो C है उसका करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, R। तो उसी के बेसिस पे लिखा इन ट्राइंगल ABC और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, PQR इन दी करस्पॉन्डेंस। अभी करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है, आपको एकदम प्रॉपर लाइन से चलना है। आपने जो एंगल यहाँ पे लिया ना उसी के करस्पॉन्डेंस वाला एंगल आपको भी वहीं पे लेना है, दूसरे वाले पे। देखो अगर मैंने पहले A लिखा तो यहाँ पे मेरे को B लिखना पड़ेगा। अगर मैंने बाद में B लिखा तो यहाँ पे मेरे को बाद में Q लिखना पड़ेगा। अगर मैंने बाद में C लिखा तो यहाँ पे बाद में क्या लिखना पड़ेगा, R लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि ये 2 लाइन और ये 2 लाइन सेम है, ये 3 लाइन्स और ये 3 लाइन सेम है, ये 1 लाइन और ये 1 लाइन सेम है। तो हमेशा करस्पॉन्डेंस में लिखेंगे और सिमिलर ट्राइंगल भी आप हमेशा करस्पॉन्डेंस में ही लिखेंगे, ठीक है। अगर आप सिमिलर ट्राइंगल को करस्पॉन्डेंस में नहीं लिखेंगे ना तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, देखो लिखा, देखो A जो है वो P के इक्वल हो गया, B जो है वो Q के इक्वल हो गया, C जो है वो R के इक्वल हो गया। अगर ऐसा दिया है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन से टेस्ट के हिसाब से, A टेस्ट, समझा इतना। A टेस्ट के हिसाब से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। याद रखो ये ट्राइंगल मैंने करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखा, देखो ABC PQR, देखो PQR हमेशा करस्पॉन्डेंस के हिसाब से ही लिखते हैं, ये लास्ट वाला सिमिलर वाला, ठीक है। अब इसी का छोटा सा एप्लीकेशन है। अगर मान लो कोई एक ट्राइंगल है जिसके 3 एंगल होते हैं, हमेशा 3 ही एंगल होते हैं। तो अगर उसमें से मान लो 2 ट्राइंगल है, एक पहला वाला दूसरा वाला, दोनों ट्राइंगल में 2 एंगल सेम दिए, इसका भी 2 एंगल सेम दिया हुआ है, किसके, ये दूसरे वाले ट्राइंगल के एंगल के 2 एंगल के सेम दिया हुआ है। तो तीसरा वाला भी अपने आप सेम ही होगा ना। बट ऑफ ट्राइंगल में 3 ही एंगल होते हैं, 3 में से अगर 2 का जोड़ी बन जा रहा है तो तीसरे का भी बन ही जाएगा ना, अपने आप बन जाता है, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो यहाँ पे भी देखो A टेस्ट मतलब एंगल एंगल टेस्ट, मतलब 2 एंगल होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये जो A है वो किसके करस्पॉन्डेंस दे गया, P के, और जो B है वहां पे डबल ऐसा ड्रॉ किया गया ना, वो किसके करस्पॉन्डेंस बन गया, Q के। तो यहाँ से मुझे क्या मालूम पड़ा कि जो B है वो Q के करस्पॉन्डेंस है और जो A है वो P के करस्पॉन्डेंस। तो उसका अगर मुझे करस्पॉन्डेंस लिखना तो कैसे लिखोगे, देखो ABC अगर मैंने लिया, देखो सिंगल एंगल, ये अपना डबल वाला, फिर कुछ नहीं वाला, मतलब यहाँ पे कुछ भी एंगल नहीं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही चलना, पहले सिंगल वाला फिर डबल वाला फिर कुछ नहीं, तो आएगा PQR। तो देखो ABC करस्पॉन्डेंस विद PQR। तो आप नीचे सिमिलर भी लिखोगे, ABC इज करस्पॉन्डेंस विद PQR, हमेशा वही लिखोगे, कुछ अलग नहीं लिखोगे। और ये तो ये दिखा दिया कि A जो है मेरा P के इक्वल हो गया और जो B है मेरा Q के इक्वल हो गया। तो अगर 2 एंगल भी, किसी ट्राइंगल में अगर 2 एंगल भी दिखते हैं आपको सेम तो थर्ड वाला ऑटोमेटिक अपने आप हो जाता है
तो आप डायरेक्ट ए टेस्ट भी लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। अगला देख लेते हैं SAS टेस्ट, मतलब साइड एंगल साइड। देखो दिख रहा है, साइड एंगल साइड मतलब दो साइड रहेगा और उसके बीच में कोई तो एक एंगल रहेगा, दिख रहा है, दो साइड रहेगा उसके बीच में कोई तो एंगल रहेगा। अगर ऐसा रहा तो क्या आ जाएगा, साइड एंगल साइड। तो देखो ये आपका पहला साइड हो गया PQ, दूसरा साइड क्या हो गया QR, और इन्हीं दोनों के बीच में एंगल है, दिख रहा है, पहला साइड PQ दूसरा साइड QR, और इन्हीं के दो के बीच में क्या है, एंगल दिया हुआ Q वाला। तो देखो यहाँ पे सिंगल एंगल ड्रॉ किया गया, यहाँ पे भी सिंगल एंगल ड्रॉ किया गया, मतलब ये Q और Y दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा Q और Y क्या है, सेम है। और अब साइड है तो यहाँ पे साइड हम लोग सेम सेम नहीं लेते, हम लोग रेशियो लेते हैं। क्या लेते हैं, रेशियो। पहले वाले ट्रायंगल का साइड अपॉन दूसरे वाले ट्रायंगल का साइड, अगर दोनों का रेशियो इक्वल आ गया अदर वाले ट्रायंगल के साइड का, तो समझ जाने का क्या है वो साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्करेंट हो जाएंगे या फिर सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो कैसे लिया पे इन्होंने, अगर पहले साइड मैंने PQ लिया, ठीक है, पहला साइड PQ लिया, तो इन लोग ने पहला साइड क्या लिया मैंने XY। अब XY क्यों लिया, XZ क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो यहाँ वैल्यू दिया है, यहाँ 1 दिया, यहाँ पे 2 दिया है, तो 1 है, 1 का डबल कितना हो गया 2, है ना। यहाँ पे देखो 3 दिया, 3 का डबल कितना हो गया 6, मतलब बट ऑब्वियस 3 1 के करस्पॉन्डेंस आएगा और 2 जो है वो 6 से करस्पॉन्डेंस आएगा, बट ऑब्वियस आएगा, क्योंकि रिलेशन दिख रहा है ना। देखो यहाँ 1 का डबल 2 हो गया, यहाँ पे देखो 3 है, 3 का डबल क्या होता है 6, यहाँ भी डबल हो रहा है, यहाँ भी डबल हो रहा है, मतलब ये आपका पहले आएगा। तो PQ अपॉन XY ले लिया, तो देखो PQ अपॉन XY बराबर PQ अपॉन XY ले लिया। दूसरा लिया उसने QR अपॉन YZ, तो QR अपॉन YZ ले लिया। दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा मेरा, 1/2 ही आएगा। देखो अगर मैंने PQ अपॉन 1/2 नहीं 1/3 आएगा, कितना आएगा 1/3 आएगा। यहाँ पे कितना आएगा आपका 1/3। देखो बता दे रहा हूं मैं, PQ अपॉन XY, ये आपका PQ है, ये आपका XY है। PQ कितना है आपका 1 और XY कितना है 3, तो आएगा 1/3। अब ये QR है और ये आपका क्या है YZ, तो QR कितना है 2, YZ कितना है 6, तो 2/6 कितना होता है, कैंसिल करो 1/3 होता है, मतलब ये भी आपका 1/3 क्या आएगा, बराबर आएगा। तो यहाँ से देखो दो साइड हो गया, दो साइड का रेशियो बराबर आ गया और उनके बीच का एंगल भी क्या है, इक्वल है। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कौन से टेस्ट के हिसाब से, सॉरी कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर। कौन से टेस्ट के हिसाब से, SAS टेस्ट के। कौन से हिसाब से, SAS टेस्ट से दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अब करस्पॉन्डेंस कैसे लिखा था उसने, देखो पहले मैं सिंगल से गया, फिर एंगल के पास गया, फिर डबल वाले एंगल के डबल वाले साइड से गया। यहाँ भी देखो मैं सिंगल 3 से जा रहा हूँ, फिर ये एंगल कवर कर रहा हूँ, फिर लास्ट में चले जा रहा हूँ। समझ में आ रहा है, तो आप ऐसे भी करस्पॉन्डेंस फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। या फिर अभी आप देखते हैं हम लोग आगे, फोर्थ वाला अपना क्या है, SS टेस्ट, मतलब क्या, साइड 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 टेस्ट। क्या, साइड 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 टेस्ट, मतलब इसमें ट्राइंगल के तीनों साइड का रेशियो क्या आएगा, इक्वल आएगा। क्या आएगा, इक्वल आएगा। लेकिन आप याद रखो हमेशा, आप जो साइड का जो नेम है वो हमेशा कैसे लिखोगे, करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखोगे। तो सबसे पहले आपको करस्पॉन्डेंस फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो यहाँ अगर मैं ट्राइंगल PQR देता हूँ, क्या लिखता हूँ, देखो P फिर Q गया फिर R। तो देखो P मेरा 9 था, सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पे भी वही करोगे, सबसे बड़ा नंबर, छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 3 है, उससे छोटा कौन है, 2 है, फिर कौन है 1। तो सबसे बड़ा नंबर अगर PQ है यहाँ पे, और यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, XZ। तो क्या लिखोगे, PQ अपॉन XZ। देखो PQ अपॉन XZ। फिर उससे छोटा QR, और इधर सबसे छोटा क्या है, YZ। तो QR और YZ लिखोगे, देखो QR YZ लिखोगे, आगे पीछे लिख सकते हो आप। तो उसके बाद सबसे छोटा क्या है आपका, सबसे छोटा ये देखो PR है, और यहाँ पे क्या है XY। देखो PR अपॉन XY। अब सबको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखोगे आपका सबका आंसर कितना आ रहा है, 1/3। कितना आएगा, 3/1। कितना आएगा, 3/1, क्योंकि आप सबसे पहले ये ट्रायंगल है ना, ये बड़ा है। देखो 3/1, 6 अपॉन क्या है 2, इसको भी सॉल्व करो, 3/1, 9/3 भी क्या आएगा, 3/1 ही आएगा। तो यहाँ से मेरे को तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ गया। तो आप लिख सकते हो कि जो PQR है आपका सिमिलर हो जाएगा कौन से ट्रायंगल के, ये वाले ट्रायंगल। अब मैंने क्या बोला, आपको क्या लिखना है, करस्पॉन्डेंस। तो देखो आपने कैसे लिखा, PQ लिखा, पहले PQ आएगा, तो यहाँ भी क्या आएगा, पहले XZ ही आएगा, कंफर्म है। देखो PQ XZ। अब PQ के बाद क्या बच गया, R ही बचेगा, तो मैंने R लिख दिया, और XZ के अलावा क्या बच गया, Y बच गया, तो Y लिखूंगा। सिंपल सी बात है, आ गया मेरा करस्पॉन्डेंस। कैसे करोगे, देखो अगर आपने PQ लिखा और यहाँ XZ, यहाँ पे PQ आएगा, यहाँ पे XZ आएगा। अब मेरा ट्राइंगल क्या, PQR में से आपने PQ तो पहले लिख दिया, मतलब एक ही एंगल बचा ना आपका R, तो R लिख दो। और अगर आपने XYZ में से XZ लिख दिया तो क्या बच गया, Y, मतलब लास्ट में Y आएगा।
तो इस तरह मेरा ये भी दोनों क्या आ जाएगा, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। लास्ट टॉपिक आपका प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब क्या प्रॉपर्टी होती है, कुछ नहीं है, यूज भी कहीं होने वाला नहीं है, मतलब यूज होगा लेकिन कहीं आपको लिखना बिखना नहीं है कि इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बट फिर भी मान लो एग्जाम में एमसीक्यू में आ गया तो आप लिख सकते हो, इसलिए बता रहा हूं मैं कि अगर दोनों ट्राइंगल आपका सिमिलर है तो आप बोलोगे इसको क्या है, रिफ्लेक्सिविटी। क्या बोलोगे इसको, रिफ्लेक्सिविटी। और अगर एबीसी आपके डीईएफ के सिमिलर है तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है ना, डीईएफ आपका एबीसी के सिमिलर होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्री। क्या बोलते हैं, सिमेट्री। और अभी देखो एबीसी आपका डीईएफ के इक्वल है, मतलब जो आपका पहला वाला है वो दूसरे के सिमिलर है, फिर डीईएफ आपका जीएचआई के क्या सिमिलर है, मतलब जो दूसरा वाला है वो तीसरे वाले के सिमिलर है। जब पहला दूसरे के सिमिलर और दूसरा तीसरे के सिमिलर, तो पहला वाला तीसरे के सिमिलर हो सकता है ना, तो लास्ट में ऐसा लिखूंगा। तो वन मतलब पहला वाला एबीसी और तीसरा क्या मेरा जीएचआई, तो आएगा एबीसी इज सिमिलर टू जीएचआई। इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांसिटिविटी। क्या बोलते हैं, ट्रांसिटिविटी। ठीक है, तो इस तरह हमारा ये वाला टॉपिक कवर होता है बच्चों, और अब हम लोग इसके बेस पे सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.3। ठीक है, तो बच्चों देख लेते हैं हम लोग अपना 1.3 का पहला क्वेश्चन जो अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिया हुआ है। क्या लिख के दिया है, इन गिवन फिगर एबीसी 75। देखो एबीसी, देखो एबीसी कितना है, 75 है, और ईडीसी ये भी कितना है आपका 75, ये भी 75, ये भी 75। तो मुझे बताना है कि पूरे डायग्राम में ऐसे कौन से दो ट्राइंगल है तो क्या होंगे, सिमिलर होंगे, और अगर सिमिलर है तो कौन से टेस्ट की वजह से है, और प्रॉपर मुझे उसकी सिमेट्री लिखनी है। क्या लिखनी, प्रॉपर सिमेट्री, मतलब करस्पॉन्डेंस का यूज करके प्रॉपर उसका सिमिलरिटी कौन सा ट्राइंगल होगा उसका सिमेट्री के हिसाब से लिखना है। तो बहुत इजी है, कुछ नहीं समझता ना, चुपचाप क्या लेने के बारे में, जो एंगल लिख के दिया है ना वही ले लेने का। एंगल क्या लिख के दिया है, एबीसी और ईडीसी, तो ले लो। यहां से अगर मैं सोल्यूशन शुरू करता हूं कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईडीसी, सिंपल सा बात है। सबसे पहला पॉइंट तो वही आएगा जो दिया है, एबीसी में एबीसी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, ईडीसी के। क्यों कॉन्ग्रुएंट होगा, देखो ईच 75, दोनों का वैल्यू कितना है 75, ये भी 75, ये भी 75, ये एबीसी ईडीसी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो सी दोनों में कॉमन आ रहा है ना, ये देखो ए बी सी, ये पूरा बड़ा ट्राइंगल, तो देखो ये पूरा सी कवर हुआ कि नहीं, पूरा सी, ए बी सी, देखो पूरा सी कवर हो रहा है। और दूसरा ईडीसी, ये देखो ई डी सी, देखो यहाँ भी पूरा सी कवर हो रहा है, मतलब दोनों में कॉमन सी क्या है, एंगल सी क्या है, दोनों में कॉमन। यहाँ पे लिखूंगा मैं देयरफॉर एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, यहाँ पे लिखोगे कॉमन एंगल। क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। क्या लिखोगे, कॉमन एंगल। तो थर्ड पॉइंट क्या आएगा, देयरफॉर। अब देखो प्रॉपर करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना है। मैंने बताया था अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे तो हो रहे, देखो दो एंगल आ गया। अब मैंने अभी बताया था सेकेंड वाला टेस्ट याद करो, ए टेस्ट। तो ए टेस्ट में मैंने क्या बोला था, अगर दो एंगल भी मिले किसी ट्राइंगल के तो समझ जाने का दोनों एंगल क्या है, सिमिलर। देखो मेरे को दो एंगल मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये मिल गया, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे मेरे, सिमिलर। लेकिन करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखो। अभी एबीसी अगर मैं लिखा, पहले क्या लिखता, अगर मैं एबीसी लिखता हूं कि एबीसी जो है मेरा वो क्या है, सिमिलर है ट्राइंगल के। तो अब वापस ईडीसी लिखने के पहले चेक करो कि उसके साथ करस्पॉन्डेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कैसे देखते, देखो एबीसी, आप एबीसी जा रहे हो, ए लिया, बी लिया, सी लिया। देखो ए से शुरू किए, कुछ भी लेना देना नहीं है, बी पे आए जहां पे 75, मतलब आपको भी दूसरा एंगल वही लिखना पड़ेगा जहां पे 75 हो रहा है। तो ईडीसी में ऐसा कौन सा एंगल है जहां पे 75 आ रहा है, डी, मतलब आपका डी कहां आएगा, बीच में आएगा, है ना। डी कहां पे आएगा, बीच में। क्यों, क्योंकि बी का वैल्यू कितना है 75, तो डी का भी कितना है 75, तो बी अगर बीच में है तो डी भी किधर आएगा, बीच में। अब देखो दोनों में सी कॉमन था, सी ये बड़े वाले में भी आ रहा है, छोटे वाले में भी आ रहा है, तो यहाँ पे सी का पोजीशन क्या है, लास्ट। यहाँ भी सी का पोजीशन क्या आएगा, लास्ट में आएगा। अब बच क्या गया, ई, तो ई को कहां लिखोगे, पहले। मतलब आपका एबीसी जो है वो सिमिलर है ईडीसी के कौन से टेस्ट के हिसाब से, ए टेस्ट, एंगल टेस्ट के हिसाब से मेरा दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 अपना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बच्चों, देख लो, बहुत इजी है। आर दी ट्राइंगल्स इन गिवन फिगर आर सिमिलर, मतलब बताना है मुझे कि दोनों जो ट्राइंगल दिया है वो सिमिलर है कि नहीं है, और अगर है तो कौन से टेस्ट के हिसाब से। देखो सब जगह साइड लिख के दिया है, तीनों साइड दिया है, यहाँ भी तीनों साइड दिया है, मतलब कौन सा टेस्ट आएगा, एस टेस्ट। लेकिन एस टेस्ट के लिए हम लोगों को उस ट्राइंगल्स के साइड का रेशियो लेना पड़ेगा। अगर सबका रेशियो इक्वल आ गया तो बोल देना कि हाँ भाई सिमिलर है। तो यहाँ पे सोल्यूशन शुरू करता हूं।
सोल्यूशन इन ट्राइंगल हमेशा ये लिखोगे, कौन सा ट्राइंगल लोगे अभी, पी क्यू आर, जो पी क्यू आर लिख लो, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल क्या लिखोगे भैया, एल एम एन, क्या लिखोगे, एल एम एन। क्या आएगा, सबसे पहले मैं क्या शुरू करता हूं, मैंने क्या बोला, आप रेशियो लोगे, तो सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 है, उससे बड़ा 8 है, उससे बड़ा 10, यहाँ सबसे छोटा क्या है, 3 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा 5 है। तो आप पहले छोटे छोटे का रेशियो ले लो, तो छोटा क्या आपका पी क्यू, दूसरा है एल एम, तो मैं लेता हूं कंसीडर, क्या लेता हूं मैं, कंसीडर क्या, पी क्यू अपॉन एल एन। पी क्यू कितना है 6, एल एन कितना है 3, कैंसिल करो कितना आएगा 2 आ गया, तब 2 अपॉन 1 आ गया, ये पहला आ गया। अब उससे 6 से बड़ा क्या था 8, क्यू आर ले लिया, क्या लेता हूं मैं क्यू आर, और इसमें 3 से बड़ा क्या है 4, तो मैंने क्या ले लिया एम एन, बराबर, क्यू आर का वैल्यू कितना 8, एम एन का वैल्यू कितना 4, कैंसिल करो कितना आएगा 2 अपॉन 1 आएगा। अब सबसे बड़ा क्या है 10, मतलब पी आर बड़ा है सबसे, तो मैंने पी आर लिख दिया, और इसमें सबसे बड़ा क्या है एल एन, एल एन मतलब 5 हो गया, आएगा 10 अपॉन 5, कैंसिल करोगे कितना आएगा 2 अपॉन 1। तो जरा ध्यान से देखो तीनों क्या है सेम है, क्या लिखोगे 1 2 3, तो लिखोगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, ये तीनों क्या आ जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, पी क्यू अपॉन एल एम इक्वल टू क्यू आर अपॉन एम एन इक्वल टू पी आर अपॉन एल एन, बराबर। कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम 1 to 3, देयरफॉर क्या, ट्राइंगल अगर मैं पहले पी क्यू आर लिखता हूं, क्या लिखता हूं, पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल, किसके सिमिलर होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो आपने पहले क्या लिखा पी क्यू, यहाँ भी क्या लिखा पी क्यू, अगर यहाँ पहले पी क्यू लिख रहे हो तो दूसरा ट्राइंगल का पहला 2 वर्ड क्या आएगा एल एम, तो मैंने क्या लिख दिया एल एम, बराबर। अब पी क्यू आर है तो आर आ गया, और एल एम का वर्ग क्या बच गया, एन बच गया, यहाँ पे आप लिख दो एन, कौन सा टेस्ट के हिसाब से, एस 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 टेस्ट के हिसाब से दोनों ट्रायंगल मेरे क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं हम लोग, देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। अपना क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, इन गिवन फिगर 2 पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर। 2 पोल है, एक ये वाला पोल है और एक ये वाला पोल है, तो इस पोल की हाइट कितनी है 8 मीटर, बराबर। इस वाले पोल की हाइट कितनी है 4 मीटर, बराबर। अब क्या होता है कि सन है, सन के वजह से इस पोल के ना अपने क्या बोलते हैं अर्थ पर एक शैडो बनता है, क्या बनता है, बढ़ते जाता है। तो अगर एक पोल का शैडो बढ़ेगा तो दूसरे पोल का भी शैडो बढ़ेगा ही ना, वो थोड़े ना कम होने वाला है। मतलब अगर पहले पोल का शैडो बढ़ रहा है सन की पोजीशन चेंज होने की वजह से, तो दूसरे पोल का भी शैडो क्या होगा, बढ़ेगा ही। सेम वही लिखा है कि 2 पोल है, एक 8 मीटर एक 4 मीटर का 2 पोल है जो परपेंडिकुलर है किस पे, ग्राउंड पे। तो ये मान लो आपका ग्राउंड है, बराबर। तो इफ लेंथ ऑफ सच शैडो ऑफ स्मॉलर पोल, जो छोटा वाला पोल है ये, उसका शैडो कितना आ रहा है 6 मीटर का आ रहा है। तो उसी टाइम मुझे बताना है कि जो बड़ा वाला पोल है उसका शैडो कितना आएगा। ये बड़ा वाला पोल है तो उसके शैडो का लेंथ कितना आएगा वो बताना है। तो यहां से मैं एक चीज कंक्लूड कर सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। कैसे मेरे को मालूम पड़ेगा कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्योंकि दोनों का जो शैडो में इंक्रीमेंट हो रहा है वो ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, सन की वजह से हो रहा है, सन की वजह से हो रहा है। तो सन तो सबके ऊपर एक ही साथ अपना पूरा जो भी उसका लाइट है वो एक साथ ही अपने फोकस करेगा ना। वो ऐसा तो नहीं कि भाई इस पोल को ज्यादा देगा इस पोल को कम देगा, सबको एक सा दिखाई देगा। तो उस टाइम पे दोनों का जो शैडो का लेंथ है ना वो सेम टाइम पे चेंज होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि फ्रॉम दी अबव प्रॉब्लम वी कैन से दैट क्या कह सकते हैं हम लोग कि जो ट्रायंगल PRQ है वो सिमिलर होगा। क्या होगा, सिमिलर होगा किसके, ACB के, किसके, ट्रायंगल ACB के सिमिलर होगा, बराबर। और याद रखो जब कभी भी मेरा ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, उनके साइड का रेशो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहां से मैं लिखता हूं देयरफॉर क्या आएगा, देखो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो चेक करो कि मैंने इसको करस्पॉन्डेंस में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो देखो पहले PR लिखना, PR मतलब क्या, पोल। तो इधर भी क्या लेना पड़ेगा, पोल लेना पड़ेगा। तो पोल क्या है मेरा AC। तो देखो यहाँ अगर पहले PR लिखा तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने AC। अभी PRQ ट्रायंगल है तो PR अगर मैंने लिख दिया तो क्या बच गया, बस Q बच गया। और यहाँ पे ACB ट्रायंगल है, अगर मैंने AC लिख दिया पहले तो क्या लास्ट में बच गया, B बच गया। तो यहाँ से मुझे लगता है कि मैंने यहाँ सिमेट्रिक
सिमेट्री वाला कंसेप्ट यूज करके लिखा है। अब अगर मैं सिमेट्री वाला कंसेप्ट यूज करके लिखा तो मैं सीधा क्या करूंगा, यहाँ पे उनके साइड का रेशियो ले लूंगा। तो ले लेता हूं मैं, पहला क्या है पी आर, तो पी आर के लिए साइड क्या आ रहा है एसी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे क्या है आर क्यू, आर क्यू के लिए साइड क्या आएगा सीबी, बराबर। अब पहला और लास्ट वाला ले लो, पी क्यू ले लो, या तो यहाँ भी पहला लास्ट लेना पड़ेगा ए बी। देख रहा कैसे लिया मैंने, अगर इसका पहला दो लिया तो इसका भी पहला दो लेने का, देखो पी आर अपॉन एसी, देखो अगर इसका लास्ट का दो ले लो तो इसका भी लास्ट का दो लेने का, आर क्यू सी बी, देखो आर क्यू सी बी, इसका पहला तीसरा ले रहे हो तो इसका भी पहला और तीसरा लेने का, ले लिया। यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ सिमिलर, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, बराबर। मतलब मैंने क्या किया, यहाँ साइड का रेशियो ले लिया, वो भी किसका साइड, सिमिलर ट्राइंगल का ले लिया। अब मुझे जिसकी जरूरत है ना उसका वैल्यू रखोगे। देखो पी आर का वैल्यू कितना है 4 है, तो पहला आएगा 4, एसी का वैल्यू कितना है 8 रख दिया। अब दूसरा मुझे चाहिए क्यू आर चाहिए, क्या चाहिए क्यू आर, क्यू आर कहाँ पे यही है ना क्यू आर लिखो चाहे आर की लिखो, तो अगर ये 6 यहाँ पे आ गया, ये सी भी मेरा ऐसी रहने दो, अब इसकी जरूरत तो नहीं पड़ रही है तो छोड़ दो, चलता है। आप किसी 3 में से किसी 2 को लोगे तो भी चलेगा। ये 3 था, 3 में से मैंने 2 इसी को लिया। आप क्या करता हूं मैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा 4 इंटू सीबी को मैं बीसी लिख दूं, सीबी को बीसी लिख सकता हूं, और 8 इंटू सिक्स कितना आएगा, बीसी इक्वल टू 8 इंटू 6, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 आगे जाएगा डिवाइड जाएगा, तो 4 2 जा, तो बीसी कितना आएगा 2 इंटू 6, मतलब बीसी का वैल्यू आ गया आपका 12 मीटर। तो लास्ट में आप आंसर लिखोगे, यहां लिखोगे आंसर दी क्या आएगा, द शैडो ऑफ द बिगर पोल इज 12 मीटर लॉन्ग, ठीक है, लास्ट में आंसर लिखोगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बड़ा अपना बहुत इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। लिखा है कोई ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल एबीसी में ये जो एबी एपी है, ये पी है, परपेंडिकुलर है बीसी पे, और जो बी क्यू है वो परपेंडिकुलर है किस पे, एसी पे। अगर ऐसा होता है और लिखा है बीपीसी कोलिनियर है, बीपीसी कोलिनियर है, और यहां से ए क्यू सी भी क्या है कोलिनियर है, तो एपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 दिया है, बी की का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, बीसी का बोला 12, बीसी कितना दिया हुआ है 12 बोला है, तो बोला फाइंड एसी। सिंपल सी बात है, आपने को साइड दिया हुआ है, इसका मतलब सबसे पहली बात तो आप हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 1.3 में हम लोग ने या तो एंगल के बारे में पढ़ा या तो साइड के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पे साइड दिख के दिया है, मतलब सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा, और दोनों ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रायंगल है, तो ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ही लिख के दिया है, देखो ट्रायंगल सीपीए और ट्रायंगल सीक्यूबी। तो मैं यहाँ लेता हूं देयरफॉर सॉल्यूशन, यहां से सॉल्यूशन शुरू करता हूं, इन ट्रायंगल सीपीए एंड ट्रायंगल सीक्यूबी। अब देखो सीपीए में, सीपीए कहा है, देखो सीपीए, ये सी, ये पी, और ये देखो ऐसा वाला ट्रायंगल, ये आपका ए हो गया, ये आपका पी हो गया, ये आपका सी हो गया, बराबर। ये आपका दूसरा क्या सी क्यू बी, तो देखो सी, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे एक और आगे चला गया है, मैंने ड्राइंग रॉन्ग कर दिया, इसको और बढ़ा देते हैं, ऐसा है, ये आपका बी है, बराबर। ये यहाँ परपेंडिकुलर, यहाँ परपेंडिकुलर। तो जरा ध्यान से अगर मैं देखूं दोनों डायग्राम को, तो दोनों डायग्राम में देखो सी कॉमन आ रहा है, सी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कौन से ट्रायंगल में, सीपीए में भी और सीक्यूबी में। देखो सीपीए कहाँ है, सीपीए मतलब ये ट्रायंगल, देखो सी आ गया, और दूसरा मैंने क्या बोला सीक्यूबी, देखो सीक्यूबी, देखो इसमें भी आ रहा है, सी कॉमन आ रहा है, तो दोनों में सी मेरा क्या है, कॉमन एंगल। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे एंगल सी इज कॉमन टू एंगल सी, क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, क्या लिखोगे, कॉमन एंगल, ये कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सेकंड मेरे को दिया है, देखो क्या दिया है मेरे को लिख के, कि इसमें जो ये मेरा P और मेरा जो Q है दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो पहले मैंने सीपीए लिया है ना, तो सीपीए का देखो कैसे लिखोगे, सीपीए इज कॉन्ग्रुएंट टू, देखो सीपीए मतलब ये वाला एंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू किसके आएगा, CQB के। ये भी कितना है 90 डिग्री है ना, लिखूंगा CQB, ईच 90 डिग्री, ठीक है। तो वहां से मेरा थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा कि दोनों जो मेरा ट्रायंगल है, मतलब ट्रायंगल सीपीए
इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी। कौन सी कंडीशन आ जाएगी यहाँ पे, मतलब कौन सा टेस्ट आएगा, ए टेस्ट। क्यों ए टेस्ट, क्योंकि मैंने दोनों ट्राइंगल में देखो बस एंगल की बात की है, इधर भी एंगल है इधर भी एंगल है, दोनों मेरा क्या एंगल है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा सीपीए है वो सी क्यू बी के क्या है, सिमिलर होगा। और अगर मेरा दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो उनके मैं साइड का रेशियो लिख सकता हूँ। तो पहला क्या आएगा सीपी, तो उसके लिए क्या आएगा सी क्यू। फिर दूसरा क्या है पीए, तो उसके लिए क्या आ जाएगा क्यू बी बराबर। फिर देखो सी ए, दिख रहा सी ए, तो इधर भी क्या आ जाएगा सी बी बराबर। क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, तो अभी वैल्यू पुटअप करो, किसका किसका दिया देखो, एपी का दिया है 7, बीक्यू का दिया है 8। एपी वाला मतलब ये देखो, एपी मतलब यही होगा ना 8, और बीक्यू कितना दिया हुआ है, बीक्यू सॉरी एपी 7 दिया हुआ है और बीक्यू कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, बीसी 12 दिया हुआ है। बीसी मतलब देखो इधर आ गया, ये इसकी बात कर रहा है, बीसी 12 दिया है और सीए नहीं दिया है, तो सीए की जगह पे क्या लिखा है उन्होंने एसी। आगे पीछे कर सकते हैं ना, अब देखो अपने को इसकी जरूरत नहीं है तो छोड़ दो इसको ऐसी सर्कल करके, तो बस इतना सा आएगा, देयरफॉर इतना सा आएगा। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मुझे एसी चाहिए, तो अगर एसी चाहिए तो 7/8 तो पहले से ही है, ये 12 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्या जाएगा मल्टीप्लाई, 4 से कैंसिल करो, 4 2 8, 4 3 12, कितना आ गया, एसी इक्वल टू 7 3 7 इंटू 3/2 बराबर। तो एसी का वैल्यू आ जाएगा 21/2, तो एसी का वैल्यू आ जाएगा 10.5। अभी किसमें दिया है, मीटर मीटर दिया है, कुछ नहीं दिया है, तो बस 10.5 लिख के छोड़ दोगे। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखा सोल्यूशन शुरू करने के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 2 ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे शुरू करता हूँ मैं, यहाँ से सोल्यूशन अपना क्या करता हूँ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या आता है, गिवन। सबसे पहले क्या आता है, गिवन। तो गिवन में क्या है देखो कि पीक्यू और क्या ट्रेपेजियम और साइड पीक्यू इज पैरेलल टू साइड एसआर है। तो गिवन में मैं लिख देता हूँ कि साइड पीक्यू इज पैरेलल टू साइड एसआर एंड, और देखो ए आर का वैल्यू जो दिया है वो 5 टाइम्स एपी दिया हुआ है, और ए एस का जो वैल्यू दिया है वो 5 टाइम्स ए क्यू लिख के दिया हुआ है। प्रूफ करना क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है अपने को, टू प्रूफ करना है कि जो एस आर है वो 5 टाइम किसके है, पी क्यू पे। देखो एस आर जो 5 टाइम है पी क्यू पे। अब मैं क्या करता हूँ अपना शुरू करता हूँ प्रूफ। अपने यहां से क्या करता हूं मैं सॉरी प्रूफ शुरू करता हूं अपना। तो प्रूफ शुरू करने के वक्त हम लोग सबसे पहले वो ट्रायंगल लिखेंगे। क्या ट्रायंगल लिखेंगे, सॉरी ट्रायंगल बोल रहा हूं, वो एंगल लिखेंगे। कौन सा एंगल लिखेंगे, सबसे पहला तो कि जो एंगल पी ए क्यू है, एंगल पी ए क्यू जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, आर ए एस के, आर ए एस के। अब बोलोगे सर ये कहां से आ गया, देखो ना पी ए क्यू मतलब ये वाला एंगल और आर ए एस मतलब ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। 9th स्टैंडर्ड का सबसे पहला थियरम, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो जो उसके वहां पे जो अपोजिट एंगल बनते हैं वर्टिकली, वो दोनों क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ भी क्या आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे लिखूंगा मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखूंगा मैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मेरा रीजन हो गया। अब दूसरा है कि साइड पीक्यू, साइड पीक्यू जो है वो पैरेलल है किसके, साइड एसआर के पैरेलल है, जो कि मुझे क्या है, गिवन है। क्या है, मुझे गिवन है। तो अगर मेरा साइड पीक्यू और एसआर पैरेलल है तो मैं ऐसा एंगल बना सकता हूँ, मेरे को ऐसा जेड, याद आ रहा है, जेड मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल पी क्यू एस होता है, हम लोग ए तक ही लेते हैं। क्या लिखता हूं मैं, पी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब इसको यहां से पढ़ो चाहे यहां से पढ़ो चलेगा, तो यहां से पढ़ सकते हो ए एस आर, ए एस आर। क्या लिखोगे, कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। तो देखो मेरे को 2 एंगल मिल गया, 2 एंगल मिल गया, तो भाई ए टेस्ट में दोनों ट्रायंगल को क्या कर सकता हूं, सिमिलर कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूं देयरफॉर इन ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लो चाहिए तो, जैसा आपको लगे, जो आपको ट्रायंगल लेना है तो ये ले लेता हूं मैं, पी क्यू ए एंड ट्रायंगल ए एस आर। तो 4th पॉइंट क्या आ जाएगा,
सबसे पहले तो ये पॉइंट लिख दो, वर्टिकली अपोजिट वाला क्या लिखोगे, पी ए क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर ए एस। ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम वन। क्या आएगा, फ्रॉम वन। ठीक है, अभी दूसरा मैं वापस यही एंगल लिखूंगा, कौन सा वाला, अल्टरनेट वाला। तो लिखता हूं मैं पी क्यू ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ए एस आर। ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम थ्री। कहां से लिखा, फ्रॉम थ्री। देखो दोनों मिल गया, तो 6 पॉइंट में क्या लिख सकता कि दोनों ट्राइंगल क्या हो गया मेरा, सिमिलर। दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। बट याद रखो सिमिलैरिटी लिखते समय आपको किसका ध्यान रखना है, प्रॉपर करस्पॉन्डेंस का। किसका, करस्पॉन्डेंस का। तो अगर मैं पी क्यू ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं मैं, अगर पी क्यू ए ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, पी क्यू ए ले रहा हूं, तो यहाँ पे भी वैसे लेना पड़ेगा आपको। याद रखो पी क्यू है, देखो पी क्यू ए, देखो पी लिया, फिर जो अल्टरनेट वाला एंगल था वो क्यू लिया, फिर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला था वो लिया, मतलब वर्टिकली वाला लास्ट आएगा, इसका मतलब ए लास्ट में आएगा। इतना कंफर्म हो गया, बराबर। अब पी लिया फिर क्यू लिया, मतलब पहले नॉर्मल वाला एंगल लिया, फिर क्यू कौन सा लिया, जो मैंने अल्टरनेट वाला किया था वो। तो इसमें भी सेम वही, पहले नॉर्मल वाला, नॉर्मल कौन सा है, एस नॉर्मल है कि आर नॉर्मल है, आर नॉर्मल है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि इसको मैंने कहीं कॉन्ग्रुएंट नहीं किया है, लेकिन एस को मैंने कॉन्ग्रुएंट किया है। किसके साथ में, क्यू के साथ में। तो जहां क्यू का पोजीशन रहेगा वहीं एस का भी पोजीशन रहेगा। तो क्यू का पोजीशन कहाँ है, बीच में, तो एस का पोजीशन भी कहाँ आएगा, बीच में। और बच क्या गया, एस हो गया, ए हो गया, तो बच क्या गया, आर, है ना, बच क्या गया, आर। तो ये पी क्यू ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर एस ए। ये मैंने कहां से लिखा, बाय एंगल टेस्ट। ठीक है, देखो बच्चों ध्यान से सीखना, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी खुद से ही करना है, और ऐसा ही है, एकदम इजी है। जो स्टेप यहाँ फॉलो हो रहा है ना, वही स्टेप वहां भी फॉलो करना है। अब अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या कर सकता हूं, इनके साइड का रेशियो लिख सकता हूं। तो लिखते हैं पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू अपॉन आर एस। फिर क्या आएगा, क्यू ए अपॉन एस ए, आएगा क्यू ए अपॉन एस ए। फिर क्या आएगा, पी ए अपॉन आर ए, आएगा पी ए अपॉन आर ए। क्या लिखोगे, रेशियो ऑफ साइड ऑफ सिमिलर ये लिखेंगे। अभी करेंगे 8वां, जिसकी मुझे जरूरत है वो लिख लेते हैं। किसकी सी जरूरत है, देखो इधर यहाँ पे ए आर है और एपी है। तो ए आर का वैल्यू कितना है, 5 एपी। ए आर का वैल्यू कितना है, 5 एपी। तो और देखो, और क्या दिया है, ए एस दिया है, ए आर दिया है और ए एस दिया है। तो देखो ए आर ए एस कहां दिया है, देखो ए आर यहाँ है और ए एस यहाँ है। पी क्यू अपॉन आर एस को मैं ऐसे ही रहने देता हूं, क्यू ए भी ऐसी है। ए एस, देखो ए एस का वैल्यू कितना दिया, 5 ए क्यू। और ए आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए आर का वैल्यू 5 एपी दिया है, तो 5 एपी। ये कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम गिवन एंड पॉइंट नंबर 7। ठीक है, अब देखते हैं आगे। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ क्यू ए सेम है। देखो ए क्यू लिखो चाहे क्यू ए लिखो, मतलब इससे कैंसिल, पी ए लिखो चाहे एपी लिखो, इससे कैंसिल। तो यहां से मेरा 9th वाला पॉइंट क्या आ जाएगा कि पी क्यू अपॉन आर एस इक्वल टू 1/5। यहाँ पे कितना आएगा, 1/5। तो एक ही बार लिखेंगे, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10th वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, 5 पी क्यू इक्वल टू आर एस, या फिर लिखोगे एस आर इक्वल टू 5 पी क्यू। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, पॉइंट नंबर 11। ये आपने कहां से लिखा था, फ्रॉम कहां से, 9 से। कहां से लिखा था, फ्रॉम 9 से। तो इस तरह हम लोग ने अपना प्रूफ कर लिया कि एस आर जो है वो 5 पी क्यू के बराबर है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना रहेगा, हमारे में बस यहाँ तक प्रूफ करना है। कहां तक करना है, यहाँ तक करना है। इसके बाद आपको ना कोई तो 4 सेट लेना है, मतलब ऐसा जोड़ी लेना है, उसमें से आपको 3 का वैल्यू दिया रहेगा और 1 का वैल्यू निकालना है, बस इतना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग कर लेना खुद से। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9, जो आपके 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। देखो बच्चों, वीडियो बहुत बड़ा बन रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, सोल्यूशन पहले लिख लिया और मैं भी आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं कर पाता तो फिर वीडियो मेरे ख्याल से करीब 1 घंटे के ऊपर चला जाता, तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, सोल्यूशन पहले लिख लिया और एक्सप्लेन करूंगा। बहुत इजी है, इसलिए मैंने ऐसा किया। और अगर हार्ड वगैरह सम होता तो फिर मैं उसको अलग वीडियो बना लिया था, बट इजी है, टेंशन मत लो, फटाफट समझ में आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, सिमिलर करना है। किसको, 2 ट्राइंगल को। जैसे ही आपका 2 ट्राइंगल सिमिलर आया, आंसर आना शुरू। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, 7th वाला क्वेश्चन, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो देखो ये जरा एबीसीडी क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम होगा मतलब उसका ये साइड क्या होगा, पैरेलल
होगा ना, डीसी इज पैरेलल टू एबी, तो लिख दिया इज अ पैरेललोग्राम एबी इज पैरेलल टू डीसी। ये मेरा क्या था गिवन, क्योंकि लिख के दिया था गिवन। अब क्या लिखा है कि लाइन डी जो इंटरसेक्ट करता है रे एबी को पॉइंट टी पर, कहां पर, पॉइंट टी पर। तो ये जो एबी है ना, इसको मैंने आगे बढ़ा दिया यहां तक, और एक डी से मैं लाइन खींचता हूं पॉइंट टी तक, दिख रहा है, ये पॉइंट टी पे आके रुक जाए, और यहाँ पे एक आएगा पॉइंट ई जो बीसी को पॉइंट ई पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ये मेरे को दिया हुआ था पहले से। अब अगर ऐसा हो तो लिखोगी डीई इंटू बी इक्वल टू सी इंटू टी। तो देखो ये साइड है, क्या ये साइड है, तो साइड है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एंगल ट्राइंगल क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। जैसे ट्राइंगल सिमिलर आया उनके उसके करस्पॉन्डिंग साइड का क्या लो, रेशियो ले लो, और आंसर आ जाएगा। तो देखते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या दिया था गिवन में कि ये मेरा क्या है, पैरेललोग्राम, इसलिए एबी इज पैरेलल टू डीसी। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एबी है ना, इसको मैं एटी कर लेता हूँ या फिर बीटी कर लेता हूँ, जैसा मुझे जमेगा मैं वैसा करूंगा। तो देखो मैंने पूरा क्या कर लिया, मैंने एटी कर लिया, क्या कर लिया, एटी, ठीक है। अब मैं इसको एटी को रिड्यूस करके करता हूँ बीटी करता हूँ, क्या करता हूँ, बीटी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बीटी, क्या लिखता हूँ, बीटी। तो बीटी इज पैरेलल टू क्या आ जाएगा, डीसी। अब देखो क्या था, ए बी मेरा डीसी के क्या था, पैरेलल था। अब अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये भी क्या होगी, इसके पैरेलल ही होगी ना, तो वही लिख दिया बीटी इज पैरेलल टू डीसी। अब पूरा इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे पूरे की जरूरत नहीं है, मुझे बस इतने की जरूरत है, इसलिए मैंने इतना लिया, ठीक है। तो बीटी इज पैरेलल टू डीसी, और ए बी टी मेरा क्या था, कोलिनियर था, तो मैंने बोल दिया फ्रॉम गिवन एन ए बी टी मेरा बीटी इज पैरेलल टू डीसी। और ये मेरा था, देखो ये रीजन, ये मैंने यहाँ पे रीजन दे दिया, इतने पे रीजन दे दिया। अब सेकंड में जा रहा हूं, अगर ऐसा हो गया तो जरा देखो यहाँ पे एक जेड बनेगा, देखो ये देखो ऐसा, देखा जेड बन रहा, दिख रहा है, मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू ये वाला, मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो वही लिखा मैंने एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल, अल्टरनेट। जेड के आकार का जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये मेरा अल्टरनेट एंगल हो गया। अब इतना होने के बाद मैं क्या करूंगा, सीधा ये वाला ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये छोटा वाला ट्राइंगल ले लूंगा। अब ये सबको भूल जाओ क्या था, बस ये दोनों ट्राइंगल की बात करो, ठीक है, बस ये दोनों ट्राइंगल की बात होनी चाहिए, ये दोनों ट्राइंगल की बात होनी चाहिए। तो ये दोनों ट्राइंगल में ये एंगल बराबर इसके हो गया और ये एंगल बराबर इसके होगा। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा, तो वही लिखेंगे हम लोग बीईटी इक्वल टू सीईडी। देखो बीईटी इक्वल टू सीईडी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, बराबर। और एक एंगल तो मैं पहले से लिख के रखा, कौन सा, ये बी वाला और सी वाला, तो ये लिख दिया मैंने इधर एंगल, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ये मेरे को कहा से लिखा, फ्रॉम टू से, फ्रॉम टू से। तो ये दोनों ट्राइंगल में मुझे दो कंडीशन मिल गई एंगल की। ये दोनों ट्राइंगल था, इस दोनों ट्राइंगल में मुझे एक एंगल ये मिल गया, एक एंगल ये मिल गया, दो एंगल मिल गया। तो जब कभी भी दो एंगल मिलता है हम लोग क्या लिखते हैं, बाय एंगल, एंगल टेस्ट, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। देखो मैंने दोनों ट्राइंगल क्या कर दिया, सिमिलर। अब जैसे दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुआ, आप उनके साइड का रेशियो तो बी अपॉन सी, ईटी अपॉन ईडी, बीटी अपॉन सीडी। तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो मैंने इसको ऐसा सर्कल करके कर देंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बस ज्यादा कुछ नहीं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये बी का मल्टीप्लाई ईडी के साथ और सी का मल्टीप्लाई ईटी के साथ कर रहा हूँ, बराबर। तो क्या आएगा, बी इंटू ईडी इक्वल टू सी इंटू ईटी, बराबर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको इधर कॉपी कर लिया, ईडी को मैं डी लिख देता हूँ, आगे पीछे कर सकता हूँ, और ईटी को मैं क्या लिखता हूँ, टी लिखता हूँ, बाकी मेरा सेम एज इट इज है। तो यहां से मेरा ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आते क्वेश्चन नंबर 8 पे, बहुत इजी है, अपने को पहले से ही दो साइड का रेशियो लिख के दिया हुआ है, पहले से ही दो साइड का रेशियो लिख के दिया हुआ है। बस आपको कितने की जरूरत है, बस एक एंगल की जरूरत है। कितने एंगल की जरूरत है, एक एंगल की। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि मुझे क्या प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल क्या है, मेरा सिमिलर है। तो दो ट्राइंगल सिमिलर होने के कम से कम तीन कंपोनेंट की जरूरत होती है, तो तीन कंपोनेंट की जगह पे दो मेरे को दिया है, दो साइड का मुझे रेशियो लिख के दिया है। मतलब बस आपको या तो एक साइड चाहिए या तो एक एंगल चाहिए। तो साइड तो पॉसिबल नहीं है, एंगल पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, ये देखो, ये वाला एंगल इक्वल टू इसके हो जाएगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो वही लिखा है, ये सब अपना गिवन हो गया, गिवन, ये मेरा प्रूफ हो गया, क्वेश्चन में से मैंने देख के लिख लिया। अब शुरू करेंगे, ये जो दिया है ना वही ट्राइंगल ले लेने का। क्या दिया, ये ट्राइंगल लिया है, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने, बराबर। अब उसमें ये मुझे पहले से लिख के दिया, तो मेरा गिवन हो गया। देखो एपी अपॉन सीपी इक्वल टू बीपी अपॉन डीबी लिख दिया। अब मैंने क्या बोला, इसमें बस क्या लगेगा आपको, एक एंगल। तो एक एंगल आपका एपीबी हो गया, दूसरा एंगल आपका सीपीडी हो गया। क्या एंगल है दोनों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो मैंने लिख दिया एपीबी इक्वल टू सीपीबी, बराबर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों ट्राइंगल में निकाल देंगे सिमिलर। कौन सा टेस्ट, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड। तो साइड एंगल साइड,
तो देखो साइड एंगल साइड के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया मेरे सिमिलर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे, एकदम इजी, वापस वही, आपको एक एंगल दिया है, दूसरा एंगल कॉमन एंगल होके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे सिमिलर। तो कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा ट्रायंगल लेना है? जो एंगल दिया वही ट्रायंगल ले लो। एंगल क्या दिया? बीएसी और एडीसी, तो वही ट्रायंगल ले लो, बीएसी एडीसी। फिर ये मुझे प्रूफ करना है, क्वेश्चन में लिख के दिया है और मुझे गिवन है, मैंने गिवन लिख दिया यहाँ पे। अब मैं प्रूफ करता हूँ, ये दोनों ट्रायंगल ले लो, जो एंगल दिया ना वही ट्रायंगल ले लो। बीएसी एंगल दिया तो बीएसी ट्रायंगल ले लो, एडीसी एंगल दिया तो एडीसी ट्रायंगल ले लो, बराबर। उसमें सबसे पहला पॉइंट यही आएगा गिवन वाला, देखो लिख दिया गिवन। अब दूसरा देखो, दोनों ट्रायंगल अगर मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, बीएसी और एडीसी, देखो बीएसी ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा, उसमें देखो सी एंगल आ रहा है, बीएसी आ रहा है, और दूसरा कौन सा आपका एडीसी, देखो एडीसी, देखो इसमें बी एंगल आ रहा है, मतलब सी मेरा क्या है कॉमन एंगल, तो लिखूंगा एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, कॉमन एंगल। तो देखो फिर से यहाँ पे दो एंगल मिल गया, तो जब कभी भी दो एंगल मिल जाएगा आपका दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट, सॉरी दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा सिमिलर। तो देखो मैंने दोनों ट्रायंगल क्या कर दिया सिमिलर कर लिया, यही लिया था ना बीएसी और एडीसी, बीएसी एडीसी लेके सिमिलर कर लिया। अब यहाँ पे करस्पॉन्डेंस की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि पहले से ही लिख के दिया है ना मुझे, तो जरूरत क्या देखने की, हो जाएगा। फिर भी चाहो तो आप चेक कर लो, आंसर वही आएगा आपका, करस्पॉन्डेंस की जरूरत नहीं। अब देखो मैं क्या लूंगा, यहाँ साइड का रेशियो लूंगा, तो देखो बीए अपॉन एडी, एसी अपॉन डीसी, बीसी अपॉन एसी, देखो लिख दिया। अब मुझे जिसकी जरूरत है उसको रखेंगे, जिसकी जरूरत नहीं है नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या आपका सीए सीबी सीडी चाहिए, सीए सीबी सीडी, तो देखो ये बीए और एडी कहीं भी नहीं आ रहा, इसको ऐसा करके साइड में छोड़ दो, इसको ले लो, बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखो एसी एसी सेम हो गया, तो ए का एसी का एसी में मल्टीप्लाई होगा, ऐसे आएगा, और ये बीसी के साथ में कौन चला जाएगा सीडी चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब एसी एसी क्या हो जाएगा, एसी का स्क्वायर आएगा बीसी इंटू सीडी। तो बच्चों इस तरह हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 खत्म होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना एक ट्राइंगल के एरिया से रिलेटेड एक थियरम है, जो भी एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो वाला थियरम, ठीक है, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और उसी के साथ मैं आपको 1.4 भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए, और जितना हो सके उतना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हेल्प कीजिए, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले लेक्चर में।